करूं? एक मिनट, चलो करो स्टार्ट। Assalamu alaikum. This is Aksar Faik. Today my topics of presentation are solubility and Henry's law. First, I'm going to explain the topic solubility. The amount of substance that dissolves in a given quantity of solvent, that is usually water, at a given temperature to form saturated solution is called solubility. Solubility का मतलब है कि हमारे पास एक गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट है जो अक्सर वाटर होता है। उसमें हम कितने अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड करते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए एट अ गिवन टेम्परेचर, उसको कहते हैं सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी इज ऑफन एक्सप्रेस्ड एज ग्राम्स ऑफ सोल्यूट पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। Again, molar solubility. The molar solubility is the number of moles of solute that dissolves in forming 1 decimeter cube of saturated solution of the solute. मोलर सॉलिबिलिटी है तो चूंकि हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे तो मोलर सॉलिबिलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कि हम कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऐड करते हैं एक सॉल्वेंट में टू प्रिपेयर 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब। आगे है फैक्टर्स इन एक्सप्लेनिंग सॉलिबिलिटी। द सॉलिबिलिटीज ऑफ सब्सटेंस इन वन एंड अदर वेरी वाइडली। द सब्सटेंस में बी सॉल्युबल इन वन सॉल्वेंट बट नियरली इनसॉल्युबल इन अनदर। कि जो सब्सटेंस है उनकी सॉलिबिलिटी वेरी करती है। एक सब्सटेंस एक सोल्यूट है वो एक सॉल्वेंट में ज़्यादा डिसॉल्व होता है, जबकि दूसरे में है वो कम डिसॉल्व होता है या बिल्कुल डिसॉल्व नहीं होता। एज अ जनरल रूल लाइक डिसॉल्व लाइक, और ये फॉलो करता है एक जनरल रूल को जो है जी लाइक डिसॉल्व लाइक, दैट इज सिमिलर सब्सटेंस डिसॉल्व वन अनदर। जो सब्सटेंस जिनकी सिमिलैरिटी होती है या सोल्यूट सॉल्वेंट की अट्रैक्शन होती है वो एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं, और ये प्रिंसिपल है लाइक डिसॉल्व लाइक। The solubility of one substance in another can be explained in terms of two factors. One is the natural tendency of substances to mix. पहली है कि दो सब्सटेंस जिनको हम ऐड करके सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं उनकी नेचुरल टेंडेंसी कितनी है एक दूसरे में मिक्स होने की। इसकी हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे हम घी है उसको ऐड करते हैं वाटर में तो वो बिल्कुल मिक्स नहीं होता, वो ऊपर सरफेस के ऊपर आ जाता है। तो अगर वो मिक्स ही नहीं हो रहा तो उसकी सॉलिबिलिटी भी पॉसिबल नहीं है वाटर में, इसलिए नेचुरल टेंडेंसी सब्सटेंस की होनी चाहिए वाटर में मिक्स होने की। दिस इज समटाइम्स also referred to as natural tendency of system to move toward disorder. If the process of dissolving one substance in another involved nothing more than simple mixing, we would expect substance to be completely soluble in one another. कि हम दो सब्सटेंस उनको ऐड कर रहे हैं उनमें सिर्फ सिंपल मिक्सिंग हो रही है, इसके अलावा कोई चेंज नहीं हो रहा, कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा, कोई फिजिकल चेंज नहीं हो रहा, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ये एक दूसरे में सॉल्युबल हो जाते हैं। दिस इज क्लियरली नॉट द केस, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली सब्सटेंसेस हैव लिमिटेड सॉलिबिलिटी इन वन अनदर, कि जो सब्सटेंस है उनकी एक दूसरे में लिमिटेड सॉलिबिलिटी होती है कि उनकी सॉलिबिलिटी वेरी करती है। A factor that can limit solubility is the relative forces between species. Relative forces जो लैटिस एनर्जी हो सकता है, उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ हो सकती है सब्सटेंसेस की, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स की, आयंस की, उन पे भी डिपेंड करती है, वो लिमिटाइज करते हैं सॉलिबिलिटी को, इसलिए सॉलिबिलिटी वेरी करती है। The stronger the attractions between solute and solvent molecules, the greater the solubility and the lowest energy of solute solvent system is obtained. जितनी ज़्यादा स्ट्रोंगर अट्रैक्शन होगी सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान, उतनी ज़्यादा फोर्स के साथ जो सोल्यूट है वो सॉल्वेंट है वो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा और उतनी ज़्यादा सॉलिबिलिटी होगी। एंड लोएस्ट एनर्जी ऑफ द सोल्यूट सिस्टम, सोल्यूट सॉल्वेंट सिस्टम, मतलब जो हमारी सॉलिबिलिटी है वो हमें आसानी से ऑब्टेन हो रही है। लोएस्ट एनर्जी सिस्टम हमें ऑब्टेन है, लोएस्ट एनर्जी पे हमारी सॉलिबिलिटी जो है वो पॉसिबल है। The solubility of solute in a solvent depends on a balance between the natural tendency for solute and solvent species to mix। ये हमने आगे बात की थी कि जो सोल्यूट है और सॉल्वेंट है उनकी नेचुरल टेंडेंसी होनी चाहिए एक दूसरे में मिक्स होने की, एंड टेंडेंसी फॉर अ सिस्टम टू हैव द लोएस्ट एनर्जी पॉसिबल। और लोएस्ट एनर्जी पॉसिबल मतलब ये है कि जो सोलिबिलिटी है वो हमें आसानी से ऑब्टेन हो जाएगी, हमें ज़्यादा हीट देनी ना पड़ी, तो लोएस्ट एनर्जी पॉसिबल पे हमारे सोल्यूट सॉल्वेंट सिस्टम ऑब्टेन हो जाए। कंसिडर द सॉलिबिलिटीज ऑफ वेरियस सिंपल गैसेस इन वाटर। हम एग्जांपल लेते हैं कि सिंपल मिक्सिंग गैसेस हैं उनको हम वाटर में मिक्स कर रहे हैं, मतलब गैस को एक लिक्विड में मिक्स कर रहे हैं। Notice that solubility increases with increasing molar mass और polarity. solubility increase होती है जैसे जैसे molar mass या polarity increase होती है। देखिए जैसे 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 मोलिकुलर मास इंक्रीज होगा वैसे वैसे जो है बॉन्ड लेंथ वो ज़्यादा होगी और जो है उसे ब्रेक करना आसान होगा और सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी।
और पोलैरिटी पे भी डिपेंड करती है, जैसे जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी और उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द गैस एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आर मेनली ऑफ लंडन डिस्पर्शन टाइप, कि जो चूंकि हम एक गैस है उसको लिक्विड में हम डिसॉल्व कर रहे हैं, तो जो फोर्सेस जनरेट होंगी अट्रैक्टिव फोर्सेस वो लंडन डिस्पर्शन टाइप फोर्सेस जनरेट होंगी, विच इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग साइज। और जो है लंडन डिस्पर्शन टाइप फोर्सेस वो डिपेंड करती है पोलराइजेबिलिटी पे, जितना ज़्यादा साइज होगा उतनी ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी और उतनी लंडन डिस्पर्शन टाइप फोर्सेस होंगी, एंड mass of the gas molecules. Thus, it provides evidence that strong solute-solvent attraction lead to higher solubilities. जितनी ज़्यादा attraction होगी, attractive forces होंगी solute और solvent के दरमियान, उतनी ज़्यादा solubility होगी। Polar liquids tend to dissolve readily in polar solvents, और ये obey कर रहा है कि like dissolves like, जो polar है liquids हैं वो polar में dissolve होंगी और जो non polar है वो non polar में होंगे। वाटर इज नॉट ओनली पोलर बट आल्सो एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हम जानते, पहली बात ये है कि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, इस पे पोल्स होते हैं। हमने वाटर की स्ट्रक्चर पढ़ी है, एच ओ एच बेंट ज्योमेट्री है। ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स हैं तो साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो वाटर इस तरह पोलर मॉलिक्यूल है। और इसके अलावा वाटर जो है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की भी सलाहियत रखता है। ये अनदर प्रॉपर्टी ऑफ वाटर है। दस पोलर मॉलिक्यूल्स एंड स्पेशली दोज दैट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर मॉलिक्यूल टेंड टू बी सॉल्युबल इन वाटर। ये पहली बात जो है जिसको हम ऐड कर रहे हैं सोल्यूट को, वो पोलर होना चाहिए, पोलर होना चाहिए। तो दूसरी बात, अगर वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की भी सलाहियत रखता है तो वो ज़्यादा रेडली सोलेबल हो जाता है वाटर में। फॉर एग्जाम्पल एसीटोन बीइंग अ पोलर मॉलिक्यूल मिक्सेस इन ऑल प्रोपोर्शन विद वाटर। एसीटोन जो कि एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, CH3 से डबल बॉन्ड और CH3 ऑक्सीजन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से उस पर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ये पोलर मॉलिक्यूल है, तो इस पोलैरिटी की वजह से ये वाटर में इन ऑल प्रोपोर्शन वाटर में मिक्स हो जाता है। आयनिक सब्सटेंस डिफर मार्केटली इन देयर सॉल्युबिलिटीज इन वाटर। ये जो आयनिक सब्सटेंस है उनकी डिफरेंट डिफरेंट आयनिक सब्सटेंस की डिफरेंट नेचर होती है, इसकी वजह से उनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में वेरी करती है। The differences in solubilities of ionic compounds can be explained in terms of different energies of attraction between ions in the crystal and between ions and the water. और solubility डिपेंड करेगी कि जो आयंस हैं वो एक दूसरे के साथ कितनी फोर्स के साथ एक दूसरे के साथ अटैच हैं, जिसको हम बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। जितनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी आयंस की उतनी ज़्यादा उनकी सोलिबिलिटी कम होगी, और जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी वाटर की आयन के लिए तो उतनी ज़्यादा जो है वो आयंस एक दूसरे से डिसोसिएट हो सकते हैं और वाटर में उनकी सोलिबिलिटी ज़्यादा होगी। The energy of attraction between an ion and a water molecule is due to ion dipole force. हम जानते हैं कि वाटर जो है वो एक डाइपोल है, दो उस पे पोल हैं पॉजिटिव नेगेटिव, और जो जो कमिंग है स्पेशली वो आयन है। इस तरह आयन और डाइपोल फोर्सेस जनरेट हो जाएगी। अक्सर बेटा स्क्रीन दोबारा शेयर करो, ये किसी ने ना अनमोल किसी ने अपना वो स्क्रीन शेयर की है। यस सर, यस यस सर, मैं कर दूँ। सर शो हो रही है? जी कंटिन्यू करें। अच्छा, water molecule are polar, so they tend to orient with respect to nearby ions. जो वाटर मॉलिक्यूल है वो पोलर है, वो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो पार्शियल नेगेटिव है, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये अपनी ओरिएंटेशन चेंज कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू कमिंग आइन। अगर आने वाला जो आइन है वो नेगेटिवली चार्ज है तो जो उसका पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है वो उसकी तरफ बेंट हो जाएगा, ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी। इस तरह वाटर के पास ये टेंडेंसी है कि कमिंग आयन के रिस्पेक्ट से वो अपनी ओरिएंटेशन चेंज कर सकता है। द अट्रैक्शन ऑफ आयंस फॉर वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रेशन। ये जो वाटर मॉलिक्यूल की अट्रैक्शन है वो कमिंग आयंस इज कॉल्ड हाइड्रेशन, इसको हम हाइड्रेशन कहते हैं। हाइड्रेशन ऑफ आयंस फेवर द डिजॉल्विंग ऑफ एन आयनिक सॉलिड इन वाटर। ये हाइड्रेशन इज अट्रैक्शन, और जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उतना ज़्यादा आयनिक सॉलिड जो है वो वाटर में डिजोल्व होगा,
और इस तरह जो हाइड्रेशन है वो फेवर करती है डिजोल्विंग ऑफ आयनिक सॉलिड्स इन वाटर. Ions on the surface become hydrated and then move in the body of solution as hydrated ions. कि जब हम किसी आयनिक सॉलिड को ऐड करते हैं या आयंस को ऐड करते हैं वाटर में, जैसे वो सरफेस के साथ टच होते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स को सराउंड कर लेते हैं. इस तरह वो एक हाइड्रेटेड आयन बन जाता है. जैसे हम NaCl को सपोज ऐड करें तो NaCl के गिर्द वाटर वाटर ऑपोजिट जो है आयंस उनके अट्रैक्शन की वजह से वो सराउंड कर लेंगे और जो वाटर वो आयन है वो हाइड्रेटेड हो जाएगा. और जैसे जैसे वो सोल्यूशन की बॉडी में मूव करेगा वो एज ए हाइड्रेटेड आयन मूव करेगा. कि वो इंडिविजुअल नहीं होगा, बल्कि उसके गिर्द वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड होंगे और हाइड्रेटेड आयन की सूरत में वो नीचे मूव करेगा. If the hydration of ions were the only factor in solution process, we would expect all ionic solids to be soluble in the water. हम जानते हैं कि सारे आयनिक जो सॉलिड्स होते हैं वो पोलर होते हैं और इस पोलैरिटी की वजह से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं. इसका मतलब है कि हाइड्रेशन को अगर बुनियाद बनाया जाए तो सारे आयनिक सॉलिड्स वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं इन ऑल प्रोपोर्शन, एक ही सीक्वेंस से, लेकिन ऐसा नहीं होता. द आयंस इन अ क्रिस्टल हाउ एवर आर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड टू वन अनदर. कि जो आयंस ज़ाहिर बात जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन सूरत में मौजूद होते हैं. तो क्रिस्टल की सूरत में आयंस की एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है. बहुत ज़्यादा होती है. तो ये डिपेंड करती है कि अगर आयंस की क्रिस्टल में अट्रैक्शन ज़्यादा है तो सोलिबिलिटी नहीं होगी. अगर आयन सोल्यूट सॉल्वेंट जो है अट्रैक्शन वो ज़्यादा है तो फिर सोलिबिलिटी पॉसिबल है. तो इसीलिए कि ये डिपेंड करती है कि आयंस इन द क्रिस्टल कि उनकी एक दूसरे के साथ कितनी ज़्यादा अट्रैक्शन है. Therefore, the solubility of ionic compound depends not only on the energy of hydration but also on the lattice energy, the energy holding ions together in the crystal lattice. तो आयनिक कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं तो जो है सोलिबिलिटी वो सिर्फ हाइड्रेशन एनर्जी पे, वाटर की आयंस के अट्रैक्शन पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि आयंस के अट्रैक्शन पे भी ज़्यादा डिपेंड करती है. An ionic solid with relatively large lattice energy is usually insoluble in water. कि जिसकी lattice energy उसकी hydration energy से ज़्यादा होती है वो water में completely insoluble हो जाते हैं. कि वाटर में soluble उनकी जो वाटर solute solvent attraction है वो कम हो जाती है और solute solute attraction ज़्यादा होने की वजह से वो water में dissolve नहीं हो सकते. Lattice energies depend on the charge on the ion. ज़ाहिर बात चार्जेस ऑन द आयन की चार्ज जो आयन के ऊपर जो चार्ज होता है लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है कि जितनी ज़्यादा मैग्नीट्यूड चार्ज की होगी उतनी ज़्यादा जो है उसकी लैटिस एनर्जी होगी. द ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ आयन चार्ज द ग्रेटर इज द लैटिस एनर्जी. जितनी ज़्यादा आयन की जो है वो चार्ज की मैग्नीट्यूड होगी उतनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी होती है, इतनी स्ट्रॉन्गली जो आयन है वो एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होंगे. For this reason, the substance with singly charged ions to be completely soluble and those with multiply charged ions to be less soluble. कि जो एक सिंपल सा चार्ज है, एक पार्शियल नेगेटिव है, एक पार्शियल पॉजिटिव है, वो है सॉल्वेंट में वो इजीली रिजॉल्व हो जाएगा. लेकिन एक है जो एक चार्ज है उसके गिर्द ढेरों हैं जो उसके अपोजिटली चार्ज है उसको सराउंड कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स सूरत में, वो जो सॉल्वेंट में इतनी रेडिली डिजोल्व नहीं होगा उसकी निस्बत जो एक सिंगली चार्ज आयंस है. That is why that is why the compounds of alkali metal ions are generally soluble in water, whereas those of phosphate ions are generally insoluble. अल्कली मेटल्स फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स जो हैं वो वाटर में रेडिली डिजोल्व हो जाते हैं, जबकि आर जनरली सोलेबल इन वाटर एंड दोज ऑफ फॉस्फेट जो एक पांचवें ग्रुप का एलिमेंट है वो वाटर में डिजोल्व नहीं होता, आर इनसोलेबल. लैटिस एनर्जी डिपेंड ऑन द सम ऑफ रेडियाई ऑफ द आयंस. लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है कि आयंस जो हैं जो एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हैं उनका एक दरमियान में एटॉमिक रेडियस कितना है, सम ऑफ द एटॉमिक रेडियाई पे भी डिपेंड करती है. इन द सीरीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, द लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस एज द रेडियस ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल आयन इंक्रीजेस फ्रॉम मैग्नीशियम टू बेरियम. अब हम जानते हैं कि जैसे हम पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करते हैं वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होता है. तो एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होने की वजह से जो है बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है और बॉन्ड वीक होना शुरू हो जाता है. तो इस तरह लैटिस एनर्जी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है जैसे जैसे हम मूव करते हैं फ्रॉम मैग्नीशियम टू बेरियम. तो इफ़ द लैटिस एनर्जी
alone determines the trend in solubilities, we would expect the solubilities to increase from MgOH twice to BaOH twice. देखिए लैटिस एनर्जी जो है लैटिस एनर्जी अलोन डिटरमिन्स द ट्रेंड इन सॉलिबिलिटीज। अगर सिर्फ हम लैटिस एनर्जी को लें तो हम कह सकते हैं कि जो सॉलिबिलिटी है वो इंक्रीज होगी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से बेरियम हाइड्रोक्साइड की तरफ मूव करने में, क्योंकि मैग्नीशियम है उसका साइज बहुत कम है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो मतलब लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, जबकि बेरियम है उसकी कम होगी तो उसकी सॉलिबिलिटी बेरियम हाइड्रोक्साइड की जो सॉलिबिलिटी है वो ज़्यादा होगी। इनफैक्ट दिस इज व्हाट वी फाइंड, यही हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। MgOH ट्वाइस इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड BaOH ट्वाइस इज सॉल्युबल इन वाटर। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो वाटर में इनसॉल्युबल है, जबकि बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वाटर में सॉल्युबल है। बट द एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन आल्सो डिपेंड्स ऑन आयनिक रेडियस। जो एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन है वो आयनिक रेडियस पर डिपेंड करती है कि मैग्नीशियम जो है उसका आयनिक रेडियस बहुत कम है, तो उसके जो बॉन्ड्स हैं एक दूसरे जो एटम्स हैं वो आयंस हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होंगे, जिसकी वजह से उनकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत कम होगी और वाटर में डिजोल्व नहीं हो सकते। जबकि बेरियम जो है उसका साइज़ बहुत बड़ा है। अगर ये हम बात कर रहे हैं हाइड्रोक्साइड्स की सूरत में, आगे सल्फेट्स की सूरत में हम बाद में बात करेंगे, ये पहले हाइड्रोक्साइड्स की सूरत में है। बेरियम जो है उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, मतलब नीचे जैसे हम मूव करते हैं ग्रुप में उसका साइज़ ज़्यादा होता है, इसकी वजह से जो है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है और उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उसकी लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो वाटर में डिजोल्व हो जाता है। The energy of hydration is greater for a small ion such as Mg2 positive and least for a large ion such as। आयनिक सूरत में बात करें तो जो Mg2 पॉजिटिव है उस पर वो उसका स्मॉल साइज है, तो उसकी वजह से उसके उसके ऊपर जो चार्ज की अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगी, तो इस वजह से जो एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन है ना वो Mg2 पॉजिटिव के लिए कम होगी, जबकि Ba2 पॉजिटिव के लिए ज़्यादा होगी। If the energy of hydration of ions alone determine the trend in solubilities, we would expect the solubilities to decrease from MgOH twice to BaOH twice rather than to increase. इसका मतलब है कि अगर एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन को बुनियाद बनाया जाए सॉलिबिलिटीज़ के लिए, आयन की सॉलिबिलिटी के लिए, तो जो MgOH ट्वाइस है इसकी जो है वो पोलैरिटी है उसकी आयनिक सूरत में उसकी पोलैरिटी ज़्यादा होती है, तो इसकी अट्रैक्शन वाटर के लिए ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी को बुनियाद बनाया जाए तो हम ये अखज़ करते हैं कि MgOH ट्वाइस की सॉलिबिलिटी BaOH ट्वाइस की सूरत में ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि अगर जैसे जैसे हम हाइड्रोक्साइड की सूरत में नीचे की तरफ आते हैं वैसे से वैसे सॉलिबिलिटी ज़्यादा होती है। द एक्सप्लेनेशन फॉर ऑब्जर्व्ड solubility trend in alkaline earth metal hydroxide is that lattice energy decreases more rapidly in the series MgOH twice, CaOH twice, magnesium hydroxide, calcium hydroxide, strontium hydroxide, and barium hydroxide than does the energy of hydration in the series of the ions Mg2 positive, Ca2 positive। वो कह रहे हैं कि लैटिस एनर्जी की सूरत लैटिस एनर्जी रैपिडली डिक्रीज होती है, रेडिली डिक्रीज होती है जैसे हम मूव करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से बेरियम हाइड्रोक्साइड की तरफ एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन के बजाय। मतलब अगर हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी को कंपेयर किया जाए तो ये हम निकालते हैं कि जो अखज़ करते हैं कि जो लैटिस एनर्जी है वो रैपिडली डिक्रीज हो रही है उसकी एज कंपेरिजन टू एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन। फॉर दिस रीजन द लैटिस एनर्जी फैक्टर डोमिनेट्स दिस सोलिबिलिटी ट्रेंड, कि जो लैटिस एनर्जी है वो सोलिबिलिटी ट्रेंड को है वो डोमिनेट कर जाता है हाइड्रेशन एनर्जी की बजाय। मैग्नीशियम आगे है वी सी द ऑपोजिट सोलिबिलिटी ट्रेंड व्हेन द एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीजेस मोर रैपिडली। कि अब हम ऑपोजिट इससे ये अभी हमने देखा था लैटिस एनर्जी डोमिनेट कर रही है सोलिबिलिटी पे, अब हम इसका ऑपोजिट ट्रेंड देखते हैं जिसमें जो है वो एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन है वो लैटिस एनर्जी से ज़्यादा मोर रैपिडली जो है डिक्रीज करेगी जैसे जैसे हम मूव करेंगे नीचे की तरफ ग्रुप में। In the series of alkaline earth metal sulfate, the lattice energy changes less and the energy of hydration of the cations decreases by the greater amount. सल्फेट की सूरत में सल्फेट्स की सूरत में अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट्स की सूरत में जो उनकी एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन होगी कैटाइंस की वो ग्रेटर अमाउंट में डिक्रीज करेगी एज कम्पेयर टू लैटिस एनर्जी। दैट इज़ वाई नाउ द एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन डोमिनेट्स द solubility trend and the solubility decreases from MgSO4 to BsO4।
मैग्नीशियम सल्फेट टू बेरियम सल्फेट। जो मैग्नीशियम सल्फेट है वो वाटर में सोलेबल है, जबकि जो बेरियम सल्फेट है वो वाटर में सोलेबल नहीं है। हाइड्रोक्साइड की सूरत में तो जैसे हम नीचे मूव करते हैं ग्रुप में वैसे वैसे सोलिबिलिटी इंक्रीज होती है, जबकि जो सल्फेट्स हैं इनकी सूरत में जैसे नीचे मूव करते हैं ग्रुप में तो वैसे वैसे सोलिबिलिटी कम होती है। मैग्नीशियम सल्फेट की सोलिबिलिटी ज़्यादा होगी, जबकि बल्कि वो सोलेबल होगी, और बेरियम सल्फेट है वो वाटर में इनसोलेबल होगी। BaSO4 is soluble in water. MgSO4 is soluble in the water, but BaSO4 is insoluble. जो मैग्नीशियम सल्फेट है वो वाटर में soluble है, जबकि बेरियम सल्फेट वाटर में soluble नहीं है। नॉन पोलर substances are more likely to be soluble in non-polar solvents. Ionic and polar solutes are more likely to be soluble in polar solvents. ये उन्होंने बयान किया वो जो हमने पहले पढ़ा था, लाइक डिजोल्व लाइक। जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है वो लाइकली मोर लाइकली टू बी रिजोल्व इन द नॉन पोलर, जबकि पोलर है जो पोलर है या आयनिक है तो वो पोलर सॉल्वेंट में वो है वो डिजोल्व होंगे। नेटवर्क सॉलिड्स लाइक डायमंड एंड क्वार्ट्ज आर नॉट soluble in either polar or non-polar solvents because of strong bonding forces within the solid. जो नेटवर्क सॉलिड्स हैं जैसे कि डायमंड और क्वार्ट्स हैं, जो एक कॉम्प्लेक्स सूरत में मौजूद होते हैं और उनकी जो है बाइंडिंग फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती है। वो वाटर में जो भी सॉल्वेंट है, पोलर है या चाहे नॉन पोलर है, तो उसमें वो इनसॉल्युबल होते हैं, क्योंकि जो हाइड्रेशन एनर्जी है उनकी लैटिस एनर्जी पे या उनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है उस पर वो डोमिनेट नहीं कर सकती, इसलिए ये किसी पोलर या नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं हो सकते। This was all about solubility, and then next is the effect of pressure. And इसके बाद हम डिस्कस करेंगे Henry's law. First is effect of pressure. In general, pressure changes has little effect on the solubility of liquid or solid in water, but the solubilities of a gas is very much affected by pressure. कि जो है प्रेशर का सॉलिड और लिक्विड पे जो असर है, इफेक्ट है, वो कम होता है। जैसे हम वाटर है उसको हम लें ग्लास में लें तो उसके ऊपर प्रेशर डालें तो इतना ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं होगा, या हम एक पत्थर ले लें तो उसको जितना मर्जी प्रेस करें, जितना मर्जी प्रेशर उस पर अप्लाई करें तो प्रेशर का इतना ख़ास असर नहीं होगा। लेकिन जो गैसेस हैं उन पे प्रेशर का बहुत ज़्यादा असर होता है, या उनकी सॉलिबिलिटीज़ पे या उनकी जैसे वाटर गैसेस हैं उनके जो मॉलिक्यूल है वो उनका एक दूसरे से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से जैसे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उन पे चेंजेस आती हैं या उनका वो कंप्रेस हो जाती हैं। वैसे भी बट द सॉलिबिलिटीज ऑफ गैस इज मच अफेक्टेड बाय प्रेशर, और उनकी जो सॉलिबिलिटी है वो भी प्रेशर से बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। The qualitative effect of change in pressure on the solubilities of a gas can be predicted from Le Chatelier's principle. जो है क्वालिटेटिव इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, प्रेशर का चेंज गैसेस की सोलिबिलिटी की, वो हमने ली चैटलियर्स प्रिंसिपल में भी पढ़ा था। कंसीडर अ गैस एंड its saturated solution are enclosed in a cylinder that is fitted with movable piston. कि हम एक सिस्टम जो है उसको इमेजिन करते हैं कि हमारे पास एक इनक्लोज्ड सिस्टम है, उस पर गैस मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। द इक्विलिब्रियम इज कार्बन डाइऑक्साइड जो एक गैशियस सूरत में मौजूद है उसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में, उसके बाद वो एक्वस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। When the partial pressure of carbon dioxide is increased by pushing the piston down, जैसे हम पिस्टन डाउन करते हैं वो सिस्टम का, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो सोल्यूशन की सरफेस में मौजूद है जिसने रिजोल्व होना है सोल्यूशन में, उसका जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा जैसे हम पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेंगे। द इंक्रीज ऑफ पार्शियल प्रेशर अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर्स प्रिंसिपल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम कंपोजिशन इन वे दैट टेंड्स टू काउंटर एक्ट द प्रेशर इंक्रीज। पहले हमारे पास इक्विलिब्रियम की हम इक्विलिब्रियम स्टेट मौजूद थी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय सूरत में, फिर एक्वस सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम है। जैसे हमने प्रेशर इंक्रीज किया वैसे जो है वो इक्विलिब्रियम वो डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज हो गया है। अब ली शैटलियर प्रिंसिपल कहते हैं जब हम किसी इक्विलिब्रियम पे स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो वो जो सिस्टम है वो आगे से एक्ट करते हैं, वो आगे से रिएक्ट करता है उसको, और उस जो है हमारी स्ट्रेस है उसको नलीफाई करने की कोशिश करता है, उसको कंपनसेट करने की कोशिश करता है और दोबारा इक्विलिब्रियम की हालत में आने की कोशिश करता है। The more carbon dioxide dissolves, which tend to reduce the carbon dioxide partial pressure carbon dioxide. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद थी उसकी सरफेस पे पिस्टन और सॉल्यूशन के दरमियान जो मौजूद थी जिससे डिजोल्व होना था, उसका जो है वो डिजोल्व वो उसकी सोलिबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी ड्यू टू इंक्रीजिंग प्रेशर।
तो इस तरह उसका जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का उसकी सरफेस पे वो कम हो जाएगी क्योंकि उसकी क्वांटिटी भी कम होगी है कार्बन डाइऑक्साइड की। द सिस्टम कम्स टू न्यू इक्विलिब्रियम। तो जो है वो जो सोलिबिलिटी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा होगी, जैसे वो ज़्यादा डिजोल्व होगी और उसके कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर में डिजोल्व हो जाएगी, वैसे एक नई इक्विलिब्रियम पोजीशन वो सेटअप हो जाएगी इन विच मोर कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ डिजोल्व। लेकिन इस इक्विलिब्रियम की सूरत में जो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी है जो वाटर में डिजोल्व है वो ज़्यादा है पहले की निस्बत, लेकिन जो है हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन वो हासिल हो गई है। दस कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल एट हाई प्रेशर। इसका मतलब जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे वैसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी और उसका हम डिस्कस करेंगे अभी हेनरीज लॉ में कि जो है इस रूल को बॉटलर्स सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने के लिए कैसे यूज़ करते हैं। Conversely, when the partial pressure of carbon dioxide is reduced, its solubility is increased. जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा वैसे उसकी सोलिबिलिटी ज़्यादा होगी। All gases become more soluble in liquid at a given temperature when the partial pressure of gas over the solution is increased. जैसे उसका पार्शियल प्रेशर गैसेस का सॉल्यूशन के ऊपर इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा अप्लाई कर देंगे तो वैसे जो गैसेस है उनकी सोलिबिलिटी जो है सॉल्यूशंस पे वो इंक्रीज हो जाएगी। आगे है जी हेनरीज लॉ। The effect of pressure on the solubility of a gas in a liquid can be predicted quantitatively. अब जो है effect of pressure has solubilities of gases इसको हम discuss करते हैं quantitatively. According to Henry's law, the solubility of a gas is directly proportional to the partial pressure of gas above the solution. कि जो solubility of the gas है वो directly proportional है partial pressure of the gas above the solution. मैथमेटिकली अगर इसको एक्सप्लेन करें तो एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करें तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है जो कि के है। फिर एस इज द solubility of gas in the solution phase, usually expressed as molarity. P is the partial pressure of the gas above over the solution, and K is the proportionality constant known as the Henry's law constant. S जो है वो solubility है, P pressure है और K जो Henry's law constant है। The Henry's law constant is different for each solute solvent pair. ये जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट है डिफरेंट सोल्यूट सॉल्वेंट पेयर के लिए वो वेरी करता है। इट आल्सो वेरीज विद टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के साथ भी वेरी करता है। प्रेशर के अलावा टेम्परेचर है उसका भी सॉलिबिलिटी पे काफ़ी हद तक इफेक्ट होता है। बॉटलर्स यूज़ जो हमने एग्जांपल का डिस्कस करेंगे वो ये है कि बॉटलर्स यूज़ द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिबिलिटी in producing carbonated beverages such as beer and many soft drinks. Bottlers use the effect of pressure on solubility in producing carbonated beverages such as beer and many soft drinks. कार्बोनेटेड बियर्स बेवरेजेस सच एज बियर और सॉफ्ट ड्रिंक बनाने के लिए जो बॉटलर्स हैं जो बोतलें बनाते हैं सॉफ्ट ड्रिंक बनाते हैं या बियर्स बनाते हैं वो यूज़ करते हैं इस इफेक्ट ऑफ प्रेशर को ऑन सॉल्युबिलिटी। These are bottled under a carbon dioxide pressure slightly greater than 1 atm. अमूमन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 1 atm होता है। तो 1 atm से ज़्यादा प्रेशर हमें अप्लाई करना पड़ेगा ताकि हम कार्बन डाइऑक्साइड को या जो भी हमारे पास गैसेस है उसको डिसॉल्व कर सकें हमारे सॉल्वेंट में। So when the bottlers are opened, when the bottlers are opened to the air, partial pressure of the carbon dioxide above the solution is decreased, and the solubilities of carbon dioxide increases, and the carbon dioxide bubbles out of the solution. जैसे हम बोतल का ढक्कन खोलते हैं जो कार्बन हमने प्रेशर से जो डिसॉल्व की होती है उसमें वाटर में या जो हमारे पास सॉल्वेंट होता है उसमें हम जो डिसॉल्व की होती है प्रेशर के साथ अंडर प्रेशर की होती है तो वो उसका प्रेशर कम हो जाता है जिसकी वजह से वो बबल्स की सूरत में जो वो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सोल्यूशन से बाहर आना शुरू हो जाती है बोतल से बाहर आना शुरू हो जाती है। मतलब उसकी सोलिबिलिटी कम हो जाती है जैसे हम प्रेशर कम करते हैं और जैसे प्रेशर ज़्यादा करते हैं वैसे कार्बन डाइऑक्साइड की जो सोलिबिलिटी है वो सोल्यूशन में ज़्यादा हो जाती है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। The solubilities of more solid solutes in water increases as the temperature of the solution increases.
कि ज़्यादातर ऐसे सॉलिड सोल्यूट्स हैं जिनकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं. Thus, sucrose C12H22O11 is more soluble in hot water than the cold water. Sucrose जो है वो हॉट वाटर में वो ज़्यादा रेडिली डिजोल्व हो जाती है, जबकि कोल्ड वाटर में उसकी सॉलिबिलिटी कम हो जाती है. In generally, the solubility increases as the temperature increases. However, there are some exceptions to this rule. कि जनरली ऐसे होता है कि बहुत से सोल्यूट ऐसे होते हैं जिनकी सोलिबिलिटी ज़्यादा होती है टेम्परेचर को ज़्यादा करने से. लेकिन एक्सेप्शंस भी पाई जाती हैं. ऐसे भी सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स हैं जिनकी सोलिबिलिटी कम होती है टेम्परेचर को इंक्रीज करने से. We can predict the change of solubilities with temperature if we know whether energy is given out or absorbed when the solution is formed. कि अब पहले हम ये अखज़ कर लें कि जो है सोल्यूशन फॉर्म्ड हो रहा है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है. फिर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो चेंजेस ऑफ सोलिबिलिटी है विद टेम्परेचर वो क्या होगी, कि सोलिबिलिटी ज़्यादा होगी टेम्परेचर के लिहाज से या सोलिबिलिटी जो है वो कम होगी. When 1 mole of Li2CO3 lithium carbonate is dissolved in water, 13 kilojoule of energy is given out and the solubility decreases with increasing temperature. इसका मतलब है कि जब हम लिथियम कार्बोनेट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो 13 किलो जाउल ऑफ एनर्जी हमें मिलती है, बाहर निकलती है. तो ये मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. तो ये इसकी अगर लिथियम कार्बोनेट की सोलिबिलिटी ज़्यादा करनी है तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा. तो जैसे हम टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे वैसे इसकी सोलिबिलिटी कम होगी, क्योंकि ये रिवर्स की तरफ मूव करेगा और लिथियम कार्बोनेट वाटर में जो है हमारा वाटर में वो रेडिली डिसॉल्व नहीं हो सकता, उसकी सोलिबिलिटी कम हो जाती है. एंड द सोलिबिलिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर. जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे उसकी सोलिबिलिटी कम हो जाती है. However, when 1 mole of sucrose is dissolved in water, जब वो हमने पहले बात की थी लिथियम कार्बोनेट, अब सुक्रोज की बात कर रहे हैं कि जब सुक्रोज 1 मोल ऑफ सुक्रोज को ऐड करते हैं वाटर में तो 3.5 किलो जाउल ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड. कि 3.5 किलो कैलोरीज एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है. और इसकी सोलिबिलिटी इंक्रीज इसकी सोलिबिलिटी इंक्रीज होगी जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे और सोलिबिलिटी डिक्रीज होगी जैसे जैसे हम टेम्परेचर को कम करेंगे. In contrast to solid solutes, the solubility of gases in water decreases with increasing temperature. अब जो है गैसेस हैं उनका जब जैसे प्रेशर इंक्रीज करते हैं वैसे उनकी सोलिबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन टेम्परेचर की सूरत में वो अपोजिट हैं. कि जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं गैस मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाती है और एक दूसरे से ज़्यादा फार मूव करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो सोलिबिलिटी है वो वाटर में कम हो जाती है. The solubilities of carbon dioxide decreases as the temperature of the solution increases and the carbon dioxide escape from the solution. कि हमारे पास सपोज कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है हमारे सोल्यूशन में, जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो सोल्यूशन से एस्केप हो जाएगी. तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ वैसे कार्बन डाइऑक्साइड की सोलिबिलिटी जो है वो कम होगी और वो सोल्यूशन से एस्केप हो जाएगी. The decreased solubility of oxygen in water as temperature increases is one of the effect of the thermal pollution of the lakes and the streams. अब ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जो है वो डिसॉल्व होती है वाटर में, तो उसकी जो सोलिबिलिटी है वो कम हो जाती है. तो जो वो स्केप होती है तो इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट होता है वो हीट अप हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं थर्मल पोल्यूशन ऑफ लेक्स और स्ट्रीम्स. हमने ऑब्जर्व किया कि गर्मियों में लेक्स के पास गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, हबस बहुत ज़्यादा होती है. दिस वाज ऑल माय अबाउट माय टॉपिक. थैंक यू. अगर किसी का सवाल है तो पूछ सकता है. जहाँ से आपने हेनरीज लॉ स्टार्ट किया है उससे ऊपर वाली 2 लाइनें वो दोबारा समझा दीजिएगा प्लीज. हेनरीज लॉ स्टार्ट किया है, कार्बन इसकी डाइऑक्साइड डेफिनेशन. नहीं, अच्छा, इससे कार्बन ऊपर डाइऑक्साइड. कन्वर्सली व्हेन Conversely, when the partial pressure of carbon dioxide is reduced, its solubility is increased. All gases become more soluble in liquid at a given temperature when the partial pressure of gases over the solution is increased. लेकिन ये जो है ना कन्वर्सली वाला, इस पे मुझे लगता है कि सोलिबिलिटी रिड्यूस्ड होनी चाहिए थी. When the partial pressure of carbon dioxide is reduced, its solubility is decreased. यहाँ गलती हो गई है शायद, वो सर से पूछ लेते हैं. तो आप इसको कंफर्म करना था पहले बच्चे. सर इसका रिड्यूस्ड है, यहाँ रिड्यूस्ड है. व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड
its solubility is decreased. Okay. क्योंकि जैसे गैस की जो है पार्शियल प्रेशर वो रिड्यूस होता है, वैसे उसकी solubility कम हो जाती है. Sir, any question?